आज हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा की। पोलैंड के साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की भी यात्रा की है। यहां पर याद रखिएगा, पोलैंड के देश में अगर बात करेंगे तो भारतीय प्रधानमंत्री 45 साल के बाद गए हैं। तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 45 साल के बाद होने वाली यह पहली यात्रा है, तो इस चीज के लिए भी यह काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भारत और पोलैंड ने एक 5 साल के लिए पैक्ट किया है जिसमें वो विविध संबंधों को निर्धारित करेगा। निश्चित तौर पर अलग अलग मुद्दे हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज प्रमुख है, इसके अलावा टेररिज्म प्रमुख है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर भारत और पोलैंड के बीच में चर्चा हुई है और एक 5 वर्षीय योजना तैयार हुई है कि हम अपने रिलेशन को कैसे बेहतर करेंगे। अब बात करते हैं भारत और पोलैंड के संबंधों की। तो 1940 में जब पोलैंड के लोगों को भागना पड़ा था, तो यहां पर याद रखिएगा, तो पोलैंड के कुछ लोगों को भारत सरकार ने भी शरण दी थी, भारत में भी शरण मिली थी। तो यहां पर याद रखिएगा, पोलैंड इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अब यहां पर याद रखिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड जाकर क्या किया, तो पोलैंड जाकर यहां पर डेब्रेगो महाराजी स्क्वायर की कह सकते हैं कि इसका नामांकन किया गया, एक नए स्क्वायर का उद्घाटन किया गया, एक नया ऐसा चौराहा जो निश्चित तौर पर भारत और पोलैंड के संबंधों की पुनर्व्याख्या कर रहा है। यहां पर याद रखिएगा, साथ में वार मेमोरियल पर प्रधानमंत्री गए और उन सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी जो पोलैंड की रक्षा में शहीद हुए थे। यहां पर आपको मैं बताता चलूं, भारत और पोलैंड के बीच में करीब करीब $6 बिलियन का व्यापार है जिसे अब बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। करीब करीब 25,000 भारतीय पोलैंड में रहते हैं, जिसमें से 9 से 10,000 छात्र भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और पोलैंड के रिश्ते किस प्रकार के हैं। निश्चित तौर पर भारतीयों के लिए पोलैंड एक महत्वपूर्ण देश है। कारण सीधा सा है, जो भारतीय वहां रह रहे हैं अब वह यह आशा जगाए हुए हैं कि भारत कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस के बीच में शांति स्थापित करने में सफल हो पाए, तो उनका भी दबदबा पोलैंड या यूक्रेन में बढ़ेगा। निश्चित तौर पर भारत भी यह प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको पता ही है कि युद्ध करवाना काफी आसान होता है, युद्ध को बंद करवाना या रुकवाना ये काफी मुश्किल काम होता है। तो आमतौर पर लोग युद्ध करवाने में ज्यादा महारथी होते हैं बनिस्पत इसके कि रोकने में, क्योंकि करीब करीब 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है। कहां फरवरी 2022 से यह युद्ध आरंभ हुआ है और यह आपका अगस्त का महीना जा रहा है 2024 का। तो इतने लंबे समय तक रूस और यूक्रेन दोनों के दोनों युद्धरत हैं। निश्चित तौर पर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई हैं और मानवीय जो मूल्य है वो तार तार हुए हैं इन 2 वर्षों में। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां किस प्रकार की हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ रूस और यूक्रेन की तरफ से ऐसे कह सकते हैं कि संकेत आए होंगे जिसके ऊपर भारतीय प्रधानमंत्री ने यह पहल की है, क्योंकि निश्चित तौर पर रूस का एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है, सहयोगी देश के रूप में उभरा है भारत। हाल के दिनों में जब पूरे के पूरे यूरोप ने रूस का बायकॉट कर दिया, हालांकि रूस का बायकॉट किया है, रूस के तेल का बायकॉट किसी भी यूरोपीय देश ने नहीं किया है। वो भले रूस से न खरीदे, वो भारत के माध्यम से खरीदे, लेकिन रूस के तेल और गैस का बायकॉट करने की स्थिति में न यूरोप है और न ही अमेरिका। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के संबंध जटिल हो चुके हैं इन देशों के बीच में। यहां तक कि अप्रैल 2023 में भारत यूरोप को रिफाइंड ऑयल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। अब आप समझ सकते हैं कि भारत जो कि पेट्रोल का न प्रोडक्शन करता है, फिर उसके बावजूद भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरा यूरोपियन यूनियन के लिए। तो इस पूरे के पूरे परिदृश्य में आप समझ सकते हैं भारत के लिए भी कुछ निहितार्थ छिपे हुए हैं। भारत भी अपने लाभ के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि जब अमेरिका के लोगों की नीति ये हो सकती है कि अमेरिकन फर्स्ट, तो इंडिया के लोगों के लिए भी इंडियन फर्स्ट की पॉलिसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो इस प्रकार से पोलैंड की यात्रा के बाद भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन गए हैं और यूक्रेन जाने के बाद, कीव में जाने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से वार्ता की और उन्हें आश्वासन देने का काम किया कि हम मानवीय मूल्य की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे और वर्तमान जो दौर है वह युद्ध का नहीं बल्कि डिप्लोमेसी का है और डिप्लोमेसी से बड़ी बड़ी समस्याएं हल की जा सकती हैं। निश्चित तौर पर रूस को और यूक्रेन को भारत की बातें समझ में आई होंगी और आने वाले हो सकता है कुछ दिनों के अंतर्गत ये दोनों देश एक टेबल पर बैठने को तैयार हो जाए, क्योंकि यहां पर सीधा सा है कि ये युद्ध का कारण है नाटो या अमेरिका देश की लिप्सा, या कह सकते हैं एक ऐसी इच्छा जो पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है। जब रूस अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ सहयोग की मुद्रा में था,
तब यहाँ पर नाटो के प्रचार प्रसार के चक्कर में निश्चित तौर पर एक विश्व को नई समस्या में ढकेल दिया है नाटो देशों ने, क्योंकि अगर न यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने की जिद करता, न ही रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता। तो निश्चित तौर पर अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी यह समझना होगा कि उन्हें नाटो का प्रचार प्रसार बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक खेमे बंदी दूसरे खेमे बंदी को प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि एक खेमे बंदी का जवाब दूसरे खेमे बंदी से दिया जाएगा। और कोल्ड वार के दौरान हम लोगों ने करीब करीब 50 साल तक इसे भुगता है। 1956 से 1990 तक ये चलता रहा, करीब करीब आपका 36 साल तक ये कोल्ड वार, 34 साल तक ये कोल्ड वार चलता रहा, जिसमें युद्ध भले ही ना हुआ, एक बूंद रक्त की भले ना बही हो, लेकिन तलवारें दोनों तरफ से खींची रहती थी। तो हम लोग अगले वीडियोस में आने वाली घटनाओं को और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।